नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में जो प्रथम दार्शनिक यूनान का है प्लेटो, उसके शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने न्याय सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए जो दार्शनिक शासक है उसके लिए वह दो आधार तत्वों पर बल देता है, जिनमें एक है शिक्षा और दूसरा है साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग, जिसमें वह दार्शनिक वर्ग और शासक वर्ग को सम्मिलित करता है, उसमें सद्गुणों के विकास के लिए राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रवृत्ति की व्यवस्था करता है और उसमें वह सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी जिक्र करता है। तो इन दो आधार स्तंभ में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षा पर उसने इतना विस्तार से लिखा है दार्शनिक शासकों की या न्याय की स्थापना के लिए कि रूसे ने उसे रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। प्लेटो एक आदर्श राज्य के नागरिकों में श्रेष्ठ चरित्र पर स्थित कर सकता है और नागरिकों के सच्चरित्र और सद्गुणों के विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है, ऐसा वह मानता है। अतः शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार के रूप में ये विचार प्लेटो इस सिद्धांत में रखता है। अब हम सबसे पहले जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसके जो सिद्धांत हैं या उसको एक चार्ट के रूप में या उस पर हम कह सकते हैं कि जो उसकी शिक्षा योजना है उसमें कुछ स्मरण के संकेत भी हम दे सकते हैं। जैसे प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक और व्यवहारिक है, जो आयु के आधार पर वह एक व्यक्ति की जो समस्त आयु है उसको विभिन्न आयु में विभिन्न वर्गों के लिए या व्यक्ति के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो 7 से 35 तक की उम्र के लिए वह सैद्धांतिक शिक्षा और 35 से 50 के लिए वह व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था दार्शनिक अभिभावक वर्ग के लिए करता है। लेकिन सैद्धांतिक शिक्षा में वह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है। 7 से 18 वर्ष तक की बच्चों के लिए जो शिक्षा है वह व्यायाम और संगीत पर आधारित सिलेबस के आधार पर वो प्रमुखता देता है। इसी प्रकार 18 से 20 वर्ष सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। उच्च शिक्षा में वह जो परीक्षा होती है उसमें जो कुछ सफल अभ्यर्थी होते हैं या दार्शनिक अभिभावक वर्ग में से जो सफल व्यक्ति है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। 20 से 30 वर्ष मनोविज्ञान, अंकगणित और ज्यामिति की जो शिक्षा है और दर्शन की शिक्षा की व्यवस्था वह करता है। इसी प्रकार से 30 से 35 वर्ष की जो आयु है उसमें वह द्वंद्व और दर्शन की विषयों को प्राथमिकता देता है। लेकिन इसके बाद भी प्लेटो शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया मानता है और उसके बाद में जो परीक्षा होती है उसमें सफल व्यक्ति ही दार्शनिक शासक बनेंगे, ऐसा प्लेटो की योजना है जिसमें वह इसका वर्णन करता है। तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए है, जिसे वह अभिभावक वर्ग की संज्ञा देता है। प्लेटो एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की सैनिक शिक्षा की पद्धति का समन्वय करके व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था वह करता है। इसी प्रकार से प्लेटो
स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा पर बल देता है, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी बात है। स्त्रियों को वह नागरिक की श्रेणी में नहीं रखता, लेकिन ये समानता का जो सिद्धांत है वो वर्तमान के लिए बहुत, या आधुनिक लोकतंत्र की भावना प्लेटो में दिखाई देती है कि वह शिक्षा प्रदान करने के लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। जहां भारतीय संविधान ये व्यवस्था 1947 में करता है सभी के लिए समान अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, और धीरे धीरे वो 2009 में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में परिणित हुआ भारत में। तो उस शिक्षा की समानता की व्यवस्था की बात प्लेटो अपने आदर्श राजनीतिक शिक्षा व्यवस्था के सिद्धांत में कर देता है। हालांकि वो सीमित दृष्टिकोण पर आधारित है, लेकिन फिर भी स्त्री पुरुष की समानता की बात भारत जैसे भेदभाव आधारित समाज के लिए आदर्श सिद्ध या एक आदर्श के रूप में हम कह सकते हैं कि वो होनी चाहिए। इस प्रकार दूसरा, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वह लंबी है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर वह बल देता है। अब सबसे पहले वह योजना प्रस्तुत करता है कि शिक्षा व्यवस्था जीवन में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को सैद्धांतिक व्यवहारिक में बांटने के साथ साथ सैद्धांतिक शिक्षा को वह पुनः दो भागों में बांटता है, पहली प्रारंभिक और दूसरी उच्च शिक्षा। जैसा कि हमने पहले प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो पुनः दो भागों में बांटता है। 7 से 18 वर्ष तक की आयु व्यायाम और संगीत पर बल देता है, 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा पर बल देता है, उसके बाद परीक्षा की व्यवस्था करता है। इस परीक्षा में पास उत्तीर्ण होने पर ही उच्च शिक्षा में प्रवेश प्लेटो के अनुसार दिया जाएगा। जो व्यक्ति असफल रहेंगे इस परीक्षा में, उनसे छोटे छोटे पदों पर उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे 18 वर्ष के बाद में, वह 20 से 30 वर्ष तक की आयु में अंकगणित, ज्योमेट्री, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की शिक्षा पर उसमें बल दिया जाएगा। प्लेटो की ज्यामिति शिक्षा को वह इतना महत्व देता है कि उसकी अकादमी पर एक आदर्श वाक्य था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्लेटो पुनः परीक्षा का प्रावधान करता है। प्लेटो का कहना है कि परीक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाए, अन्यथा नहीं। परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें ही केवल सफल व्यक्तियों को ही 30 से 35 वर्ष की आयु है उसमें जो द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी उसके लिए एडमिट किया जाएगा। इस संदर्भ में क्वायर एक विद्वान है जिन्होंने लिखा है, दर्शन प्रौढ़ावस्था के लिए है और युवावस्था के लिए नहीं। फिर 35 वर्ष की शिक्षा के बाद प्लेटो पुनः परीक्षा की व्यवस्था करता है और सफल व्यक्तियों को 15 वर्ष का लंबा जो व्यावहारिक शिक्षा देने पर बल देता है। इस प्रकार से 50 वर्ष की आयु तक जीवन की जो जितनी भी परीक्षाएं उनमें खरा उतरने के बाद व्यक्ति को लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाला दार्शनिक ही प्लेटो की दृष्टि में शासक या दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत लंबी है, वो बचपन से लेकर और 50 वर्ष की आयु तक चलती है। इसमें विभिन्न क्रमों पर विभिन्न परीक्षाओं में सफल होने वालों को आगे एडमिशन और असफल होने वालों को योग्यता के अनुसार छोटे मोटे पद पर नियुक्ति दी जाती है। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसने सिलेबस भी प्रत्येक आयु के लिए निर्धारित किया है। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था की आलोचना गंभीर रूप से की जाती है कि प्लेटो ने एक तो समानता के सिद्धांत का ध्यान स्त्री पुरुष में तो रखा, लेकिन सभी वर्गों के लिए शिक्षा
कि वह व्यवस्था नहीं करता, ना दासों के लिए करता, ना गुलामों के लिए करता, ना विदेशियों के लिए करता, ना वृद्धों के लिए करता, यानी अनागरिकों के लिए या नागरिकों से बाहर किसी अन्य के लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। साथ ही साहित्य को उसने बहुत कम महत्व दिया है अपने सिलेबस में। कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि उसका मानना था कि जब संगीत की तान बदलती है तो शासन के अव्यवस्था शासन में होती है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वो सैद्धांतिक ज़्यादा है, व्यवहारिक कम है। इसी प्रकार से प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह लंबी है, उबाऊ है, खर्चीली है। इतनी लंबी शिक्षा प्राप्त करने का धैर्य बिरले व्यक्तियों में ही होता है। और दूसरा वह अत्यधिक केंद्रीकृत है और राज्य के नियंत्रण में। अनेक विद्वान तो उसकी आलोचना ये भी करते हैं कि प्लेटो ने जो लंबी शिक्षा व्यवस्था की योजना जिस प्रकार से रखी है, प्लेटो खुद दार्शनिक शासक बनना चाहता है, ऐसा उस पर आरोप लगाया जाता है। यद्यपि प्लेटो की शिक्षा योजना में अनेक कमियां हैं, लेकिन वो आधुनिक दृष्टिकोण की दृष्टि से है या प्लेटो के समय की परिस्थितियों के अनुसार उनकी आलोचना वर्तमान समय में करना ठीक नहीं है। फिर भी उनका आधुनिक समय में बहुत महत्व है या वो प्रासंगिक है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसका महत्व ये है कि वो नैतिकता और सद्गुणों को विकास करने को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानता है। वर्तमान युग में नैतिकता का जो ह्रास है हो रहा है, ऐसे में प्लेटो के उद्देश्य को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। प्लेटो का यह कथन मानसिक शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, आज यूनेस्को की प्रस्तावना का ये आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेते हैं और यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत हमें बताता है कि शासक को शिक्षित, सर्वगुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए, जो आज के संदर्भ में भारत में अति आवश्यक है या प्रारंभिक लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक था। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वर्तमान युग के अनुरूप स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर जोर देता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर बल देता है, जो आज की व्यवस्था के लिए आदर्श कार्य कर सकता है। प्लेटो का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है। इस प्रकार से अनेकों दृष्टिकोण से जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है वो बेहद प्रासंगिक और समीचीन लगती है, उसे अपनाए जाने की आवश्यकता है। उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो समाज में और राजनीति में और राज्य में जो विकृतियाँ, विरूपता और नागरिकों के चरित्र के स्तर पर दिखाई देती है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। धन्यवाद।